जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे जीके जीएस जो है डिस्कशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये याद रखना है, यहाँ से डिस्कशन में एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्कशन मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको टकराएंगे सीधे से। तो सभी भी यही होता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ऊपर क्वेश्चन ये करा है कि जो रेडियोधर्मी जो तत्व होता है, इनमें से किरणें जो निकलती है वह 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार में कौन कौन सी होती है? तो ये होती है अल्फा किरण होती है, और ये बीटा किरण होती है, और ये क्या होती है आपको? गामा किरण होती है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें से ये अल्फा बीटा गामा किरणों की क्या क्या विशेषता है और इसका गुण है। तो जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व के पश्चात में ये क्या है कि यहाँ से 3 किरणें निकलती है इस तरह से। तो 3 किरणें जब ये निकलती है तो यहाँ से देख लेते हैं ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया अल्फा हो गया, और ये वाला क्या होगा? बीटा होगा। और ये सीधे ऊपर की तरफ निकल गए तो ये गामा किरणें हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा है। हालांकि अल्फा पर याद रखें कैसा धनात्मक आवेश होता है, उसी तरह से बीटा पर ऋणात्मक होता है, जबकि गामा पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि इसको शून्य आप मान सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान लीजिए। तो और ये अगर अल्फा की मतलब है तो इधर की ओर झुक गया, बाएं की तरफ झुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एक प्लेट यहाँ पर है, प्लेट पर ऋणात्मक आवेश रहता है, तो ऋणात्मक है, इसीलिए प्लस को अपने ओर आकर्षित कर लिया। उसी तरह से बीटा किरणें चूंकि ऋणात्मक कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर भी मतलब प्लेट रखा गया और इस पर धनात्मक आवेश रखा गया। तो धनात्मक आवेश है तो इसलिए ऋणात्मक को अपने ओर आकर्षित कर लिया। इस तरह से यह इसकी गुण विशेषताएं में बारे में पता चल गया था कि हाँ कि ये जो हम यहाँ से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है तो ये अपना मतलब इसमें कुछ न कुछ धनात्मक ऋणात्मक का गुण है। और जिसमें कोई नहीं है तो याद रखिए क्या हो गया? गामा हो गया, जो कि सीधे अपना निकल गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अल्फा किरण क्या है? एक धनात्मक है। बीटा किरण क्या है? एक ऋणात्मक है। गामा क्या है? एक तरह से उदासीन है। अब बात कर लेते हैं कि अल्फा में भी अगर बात मतलब, और इसमें से तीनों किरण सबसे पहले कौन निकलती है? याद रखिएगा ये पहले अल्फा किरण निकलती है, 2 नंबर से आपको बीटा किरण निकलती है, 3 नंबर में आपको गामा किरण निकलती है। तो इस तरह से ये तीनों निकलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये अल्फा किरण है क्या था। अल्फा किरण याद रखिएगा वह कैसा है? एक हीलियम के नाभिक के समान है, क्योंकि इसके क्या होता है? पर हीलियम को जानते हैं परमाणु संख्या 2 होती है, भार 4 होती है। तो जबकि एक अल्फा किरण जब निकल जाती है बाहर, याद रखना कि एक अल्फा किरण निकलने से उसकी परमाणु संख्या में 2 और भार में क्या होती है कि 4 की कमी हो जाती है। उसी तरह से अब बात कर लेते हैं कि जो कि बीटा किरण क्या है। तो बीटा किरण क्या है? एक तरह का यह इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरण क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक बीटा किरण एक जो है कि बीटा किरण निकलती है तो उसके परमाणु संख्या में क्या हो जाती है कि एक इसमें वृद्धि हो जाती है। तो याद रखना उसके परमाणु संख्या में क्या हो जाती है कि आपको वृद्धि हो गई। जैसे मान लीजिए कि ये यूरेनियम है, यूरेनियम जो है यहाँ से 92 होती है, और ये उसका परमाणु 235 हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए कि यह बीटा किरण है, एक किरण निकलने से परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके भार में याद रखिएगा कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर इसमें से यूरेनियम से एक बीटा किरण से अगर निकल जाती है तो याद रखिएगा यहाँ पे कि बाहर कितना इसका परमाणु संख्या 92 जो था, अब यह कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। बाकी उसका परमाणु भार 235 10 के 10 ही रहता है। तो ये इसका विशेषता होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जबकि गामा किरण के निकलने से कोई चेंजिंग नहीं मिलता है, यानी कि एक जो है गामा किरण निकलेगा, इस पर क्या होगा कि ना मतलब ना इसका परमाणु संख्या बढ़ेगा घटेगा, ना ही उसका भार पर कोई तरह की इफेक्ट पड़ेगा। परमाणु भार का मतलब एटॉमिक वेट हो गया, और परमाणु संख्या का मतलब होता है उसके एटॉमिक नंबर, और उसको क्रमांक संख्या कहते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अंतिम रूप से जो रेडियोएक्टिव तत्व जो होती है वह सीसा, यानी कि पीबी में मतलब परिवर्तित हो जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होती है? तो 82 होती है। यानी कि अंतिम रूप से रेडियोएक्टिव तत्व अंतिम रूप से किस में आ जाते हैं? तो 82 में आ जाता है। जैसे ही 82 के बाद में इसका 83 84 85 इस तरह से बढ़ते चला जाता है इसका, तो क्या होता है कि इसकी नाभिक अस्थायी हो जाती है। हमने क्या बोला? आपका नाभिक को अस्थायी हो जाती है। अस्थायी होने के पश्चात ये स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। तो इसके कारण ही उत्सर्जित करती क्यों करती है? क्योंकि वो अस्थायी कहीं ना कहीं प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा करती है। तो इस तरह से आप ये इसको याद रख सकते हैं। तो अल्फा क्या हो गया आपका? मतलब वह हीलियम के समान हो गया। जबकि बीटा अल्फा वाला आपको हम बता दिए, अल्फा वाला क्या हो गया आपका? हीलियम समान हो गया। उसी तरह से बीटा वाला इलेक्ट्रॉन के समान हो गया। और जबकि गामा वाला याद रखिएगा प्रकाश के मतलब फोटोन के समान ही लगभग होता है। फोटोन क्या होता है? प्रकाश का एक ऊर्जा का एक बंडल होता है, एक पैकेट होता है, तो उसी को मतलब कण के रूप में यह जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से अल्फा वाला में एक चीज़ और। तो अल्फा का याद रखिएगा इसका क्या होता है कि आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। उससे कम किसका होती है? बीटा का होता है। उससे कम किसका? गामा का। यानी कि सबसे अधिक अल्फा मतलब आयनन क्षमता अल्फा का हो गया, सबसे कम गामा से का हो गया। उसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे भेदन क्षमता का, तो भेदन क्षमता में सबसे अधिक क्या होता है कि आपका ये मतलब ये गामा किरण की होती है, उससे कम किसका होता है? तो बीटा का होता है। और इससे कम वाला किसका होता है? अल्फा। यानी कि सबसे भेदन क्षमता कम अल्फा का हो गया। उसी तरह से ये और उससे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बीटा का, और सबसे अधिक आपको गामा में हो गई। यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ से एक आप फार्मूला पे आप याद कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं क्या? मतलब ये भेदन क्षमता। तो ये भेदन क्षमता बराबर 1 बटा इसको आप लिख सकते हैं आयनन क्षमता। आयनन
तो क्षमता। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक बढ़ेगा तो दूसरा अगला में घटेगा, दूसरा घटेगा तो बढ़ेगा, यानी कि कहने का मतलब ये अल्फा और बीटा में इस तरह से आप ये संयोग निकाल सकते हैं, यानी कि जिसका वेदन क्षमता अगर ज़्यादा है कहीं ना कहीं उसका आयनन क्षमता कम ही आपको मिलेगा, और जिसका आयनन क्षमता कम है तो इसका वेदन क्षमता काफ़ी अधिक होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से याद रख सकते हैं ये वाला में। तो इस तरह से हमने आपको तीनों इसमें रेडियोएक्टिव तत्वों से बारे में सबको अलग के रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखेगा, हमेशा ये पूछता है कि रेडियोधर्मी का इकाई क्या है, तो बेकुरल है। तो इस तरह से आप उसको इसी में ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा क्या होता है? तो याद रखते हैं हल्दी का क्या होता है कि यह प्रकंद होता है। उसी तरह से अगर आलू का बात करेगा, कैसा का? आलू का। तो आलू का याद रखिएगा क्या होता है? तो आलू का कंद होता है। तो आलू का कंद हो गया, हल्दी का प्रकंद हो गया। उसके अलावा प्याज का अगर बात करेगा, प्याज का, तो प्याज को क्या कहा जाता है? इसको सलकंद कहा जाता है, सलकंद इसको कहा जाता है। उसी तरह से बंदा और बंदा भी होता है, वो क्या होता है? वह धनकंद होता है। अब इस तरह से ये सब क्या है? इस तरह से एक तरह का यह तना है, तना है। हमने बोला आपको क्या है कि ये सब तना है। तना के रूप में कौन कौन हो गया? तो आपका हल्दी हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन भी हो गया, और साथ ही साथ आपको और बंदा वगैरह ये सभी क्या है? एक तना का रूप है। जबकि जड़ के रूप में अगर बात करेंगे तो जड़ के रूप में ये आता है। अब जड़ में कौन कौन से आता है तो देख लीजिए आपको। तो क्या होता है आपका? मूली। मूली क्या है? एक तरह से जड़ ही है। उसके तरह से गाजर, गाजर भी क्या है? जड़ है। तो गाजर का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जबकि मूली के कैसा होता है? तो यह तर्क रूपी होता है। मूली का कहेगा तो तर्क रूपी होता है। इस तरह से आप जड़ में इसको याद रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हालांकि हल्दी का जो पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण होता है। हालांकि हल्दी वगैरह आप जानबे करते हैं दर्द वगैरह में काफ़ी ज़्यादा राहत वगैरह हमें देता है। जैसे दूध वगैरह में अगर हल्दी लगा के आप पीते हैं तो वो भी है। साथ ही साथ मतलब इसके मतलब फेस वगैरह के लिए, चिकनाहट के लिए भी हल्दी का प्रयोग है। इसलिए शादी वगैरह के रस्मों में हल्दी का ज़्यादा प्रयोग होता है। जबकि अगला क्वेश्चन हम लोग को ये कहता है कि रक्त में जो होती है खून में लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना है हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन है, उसके कारण ही होता है इसका लाल रंग होता है। उसी तरह से याद रखिए पत्ती का हरा रंग क्यों होता है? तो उसमें याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण ही उसमें हरा रंग देखने को मिलता है। जबकि क्लोरोफिल में कैसा होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। जबकि लोहा मतलब इसमें रक्त में कैसा होता है? तो यार रक्त में कौन सा धातु होता है? तो इसमें लोहा धातु इसमें उपस्थित होता है। उसी तरह से इंसुलिन धातु में, इंसुलिन में याद रखिए कौन सा होता है? तो जिंक धातु होता है, यानी कि जस्ता उसमें देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रक्त के बारे में। तो याद रखना है कि ये कैसा है? लाल रंग का, वह इसके कारण ही होता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ इस वाला एथी वाला में देखिए, जैसे हमने बोला आपको हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। तो याद रखना है कि जो प्रोटीन होता है तो रक्त में कौन कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिए हिपैरिन भी प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? हिपैरिन होता है। और फाइब्रिनोजन ये इसमें प्रोटीन होता है। उसी तरह से अंडा में याद रखिएगा अल्बुमिन प्रोटीन होता है। अंडा में आपको याद रखना है अंडा में अल्बुमिन प्रोटीन होता है। उसी तरह से गेहूं में आपको ग्लूटीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन होता है। और मांसपेशिया में मांसपीन होता है। मौ से मांसपेशिया, मौ से मायोसिन। उसी तरह से हड्डी में याद रखेगा हड्डी में ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? हड्डी में ओसिन प्रोटीन होता है। उसी तरह से नाखून हो गया, बाल हो गया, जानवरों के खुर वगैरह में कीरेटिन आपको प्रोटीन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से सभी अपने प्रोटीन के बारे में आपको बता दिया। हालांकि प्रोटीन के खोजकर्ता में याद रखिए बर्जीलियस को जाना जाता है। और प्रोटीन हमें कितना है? 20 तरह से, मतलब 20 तरह के थी हमें मतलब प्राप्ति चाहिए। हालांकि 20 तरह से में याद रखिएगा 10 हमारा शरीर में हो जाता है, बन जाता है अपने आप, और साथ साथ 10 हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं तो उसके समय से प्रोटीन प्राप्त होता है। और प्रोटीन याद रखिएगा वह एक अमीनो एसिड के बने ही होते हैं। और याद रखिएगा इसमें प्रोटीन में मतलब कई इकाई इसमें क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन आपको उपस्थित मिलेगा। याद रखिएगा ये प्रोटीन से। अगर बात करते हैं प्रोटीन की कमी से तो कुछ कहती रोग वगैरह हो जाती है। जैसे कि आपको देखिएगा कि क्वाशियोकर रोग हो गया। कौन सा हो गया? तो क्वाशियोकर, जिसको हम लोग कुपोषण कहते हैं। तो ये प्रोटीन की कमी से आपको हो जाता है क्वाशियोकर रोग हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं और मरासमस रोग हो जाता है। याद रखिएगा मौ से मरासमस और मौ से मांसपेशिया ढीली। तो मांसपेशिया जो ढीली पड़ जाती है और मरासमस रोग, वह भी प्रोटीन के कमी के कारण ही होता है। ये आपको हमने प्रोटीन से जुड़ा हुआ आपको बता दिया। हालांकि याद रखिएगा सबसे अंतिम रूप से पाचन किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। काफ़ी यह जटिल एक तरह का यौगिक होता है, जिसके कारण इसका पाचन सबसे अंतिम होता है। यानी कि सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पच जाता है। 2 नंबर में आपका वसा का पाचन होता है। जबकि 3 नंबर में आपका, यानी कि सबसे अंतिम में आपका क्या होता है? कि प्रोटीन का ही पाचन होता है। ये आपको याद रखना होगा। जबकि यहाँ पर रक्त में क्या बोला कि लाल रंग होता है। जबकि आपके रक्त में आप जानबे करते हैं कि आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। तो इस तरह से आरबीसी अब एक मुख्य कार्य इसका क्या है कि मतलब शरीर में
ऑक्सीजन को क्या करना कि लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस मतलब उसको वापस ऐसे करके फेफड़ा से चल जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम है। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का अगर कार्य की अगर बात करेंगे तो यह क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बनाए रखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये शरीर का क्या है, एक तरह का बॉडी गार्ड की तरह यह कार्य करता है। ये चीज़ याद रखना। जबकि प्लेटलेट्स क्या होता है, तो प्लेटलेट्स काफ़ी मात्रा में यह जब घट जाती है डेंगू वगैरह में, तो देखिए व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये मुख्य रूप से यहाँ से याद रखना। अगर आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। और अगर आरबीसी का जीवन काल देखेंगे तो 20 से 120 दिन होता है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है, जबकि प्लेटलेट्स का आगे याद रखिएगा तो 3 से इसका 5 दिन होता है। चलिए, और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा आपका प्लीहा में होता है। और जबकि इसकी मृत्यु कहाँ पे, स्प्लीन में होता है। जिसको क्या कहा, स्प्लीन को उसको क्या कहा जाता है, तिल्ली को उसको कब्रगाह भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बल की परिभाषा, न्यूटन के गति के नियम के मतलब क्या हुआ था, न्यूटन क्या किस गति के नियम से प्रतिपादित होते थे। याद रखें, न्यूटन के पहला गति नियम से। हालांकि पहला गति के नियम को क्या कहा जाता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको गैलीलियो का नियम कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने सर्वप्रथम इसको मतलब जड़त्व के बारे में खोज किया हुआ था, तो इसलिए उसको गैलीलियो का नियम भी सबसे पहले कहते हैं। उसके बाद ही जाके न्यूटन साहब आए थे, तो इन्होंने 3 मतलब अपना दिए हुए थे। तो याद रखें, यहाँ पे बल का क्या है, परिभाषा। यहाँ पे पहले परिभाषा दिया जाता है, या न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार। जबकि अगर बल का फॉर्मूला यानी कि व्यंजक की बात करेगा, तो वो न्यूटन का दूसरा गति नियम के अनुसार यहाँ पे आपको मिलता है। तीसरा गति नियम आप जानते हैं, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया वाला में। जबकि प्रथम नियम है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक उसमें मतलब बल लगा के कोई तरह का परिवर्तन न कर दिया जाए। ये इस तरह से आप याद रखेगा। और न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार ही आप देखते हैं कि डंडा वगैरह मारने पर धूल कण वगैरह झड़ जाते हैं। साथ ही साथ आप अचानक से मतलब क्या है कि आप बस में बैठे हुए हैं और यह स्थिर जड़त्व के कारण हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि गाड़ी एकाएक आगे चल पड़ती है, तो क्या होगा, आपका पैर वगैरह ये सब की कमर सब क्या होगा, गति में रहती है, गति में आ जाती है। जबकि सिर आपका स्थिर था तो स्थिर ही रहना चाहता है। वैसे स्थिति में आप क्या हो जाता है कि आप पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो ये होता है स्थिर जड़त्व गति के नियम। उसी तरह से अगर आप गति में हैं, गति में अगर आप चल रहे हैं और एकाएक बस रुक जाती है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या हो जाता है कि आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों होता है, तो वह गति के जड़त्व के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ से कि न्यूटन के पहला जो होता है, न्यूटन का पहला नियम से क्या होता है कि आपका बल का परिभाषा निकलता है, फार्मूला। जबकि दूसरा नियम से बल से परिभाषा पहले से दिया जाता है, जबकि दूसरा से आपको क्या हो जाता है कि फार्मूला आपको निकल जाता है। और दूसरा वाला गति नियम से फार्मूला ए बराबर m है, ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हालांकि यह न्यूटन में अगर बात करते हैं तो यह इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक रहते हैं, और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया हुआ था। गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब ये F बराबर कैपिटल G m1 गुने ये m2/r²। ये मतलब ये फार्मूला इनका दिया हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं ये दो वस्तुएं यहाँ पर स्थित है, और ये दोनों मतलब दो वस्तुएं, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, उनके बीच की दूरी क्या है कि r है, बीच की दूरी r है। तो उस पर लगने वाला बल होता है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो वस्तु जितना नजदीक होगा, तो याद रखें, यानी कि दूरी कम होगा तो उस पर लगने वाला बल अधिक होगा, और जो दो वस्तु काफी जितना दूर होगा उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा आपको कि बहुत ही कम होता है। उसी तरह से जिसके वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज्यादा होगा, तो उसके क्या होता है कि उसके मतलब उस पर बल उतना ही ज्यादा लगता है। जिसका द्रव्यमान कम होता है उस पर उतना ही कम बल लगता है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखना है कि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे हम आपको इस तरह से रेखा में आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपका क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका बना हुआ है। उसी तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5, 6 इस तरह से आप लेते चलिए यहाँ तक 10 तक ले। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी मतलब ये इस तरह से आपका पदार्थ है, इसको जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसकी आयतन क्या होता है कि बढ़ते ही जाता है। इसका क्या होता है कि आयतन आपका बढ़ते जाता है। ये पहले सॉलिड चीज़ था, पदार्थ था, और उसमें जैसे ही क्या करते हैं उसमें टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं, तो इसका आकार क्या होता है कि इस तरह से वो बढ़ते जाते हैं। यानी कि आयतन इसका क्या होता है कि बढ़ते चला जाता है, तो बढ़ते चला जाता है। तो अब यहाँ पे जरा सा सोचिए कि क्या होता है कि 0 डिग्री पर क्या होता है कि आपका बर्फ बन गया है। तो 0 डिग्री पर क्या होगा, बर्फ बन गया। तो बर्फ बनने के पश्चात में क्या होता है कि अब इसको गर्म करते हैं, तो जैसे जैसे गर्म करते हैं इसका क्या होता है कि आयतन बढ़ना चाहिए। तो आयतन यहाँ बढ़ने के बजाय क्या होता है कि 4 तक ले आपका क्या होता है कि घटते जाता है। ये जो 4 है, तो यहाँ पर क्या होता है, आयतन बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है कि आपका घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो आयतन जैसे जैसे घटते जा रहा है तो घनत्व तो बढ़ते जा रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है आपका कि महत्तम इसका क्या होता है कि
आयतन बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको जान सकते हैं कि आयतन कम होने से क्या होता है, उसका घनत्व अधिक हो गया। तो यहाँ पे घनत्व अधिक हो जाता है। 4 के बाद जैसे ही 5 बढ़ता है, इस तरह से ये 5 और 6 और 7 और ये 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका आयतन बढ़ने लगता है, यानी कि आयतन यानी कि यह बड़ा होने लगता है, तो यानी कि गलने लगता है। तो इस तरह से आयतन जब बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका घनत्व घटना शुरू हो जाता है। और ऐसे हम भी जानते हैं कि कोई अगर गैस ये चीज़ है और उसमें से टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को निकालते हैं, यानी कि उसमें से ऊष्मा का ह्रास होता है, तो वह धीरे धीरे द्रव के रूप में आएगा। यानी कि गैसीय पहले द्रव में आएगा, यानी उसको संघनन कहते हैं, द्रव के बाद में फिर उसके अंदर ठोस के रूप में आ जाता है, तो उसको हिमांक कहते हैं। तो इस तरह से ठोस में आ जाता है। तो यहाँ से अगर यह गैसीय रूप में है तो ज़्यादा आयतन है, तो इस तरह से घटते घटते ऊष्मा निकल रहा है, तो 4 तक आ जाना चाहिए। तो 4 तक आने के पश्चात में इसको क्या है और घटने चाहिए। तो घटने के बजाय ये क्या होता है कि फिर बढ़ने ही लगता है। यहाँ पे घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, समुद्र के नीचे का पानी क्या होता है, वैसे ही पानी ही रहता है। कभी मतलब बर्फीला जो क्षेत्र होता है ग्लेशियर वगैरह में, नीचे में क्या आपको पानी देखने को मिलेगा, और ऊपर वाला क्षेत्र में आपको क्या होगा कि आपको बर्फ देखने को, इसलिए वहाँ पे मछलियाँ क्या होती है कि जीवित रहती है। हालांकि आपने तो देख लिया कि यह क्या है कि जल का है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक होता है, यानी कि यह जम जाता है कहीं ना कहीं। और अगर हालांकि यह साधारण जल का, यानी कि यह H2O का है। अगर हम लोग बात करेंगे भारी जल का D2O का, तो याद रखना है कि यह D2O कितना डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, 3.9 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है कि जमता है। उसी तरह से साधारण जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है उसका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्या होता है कि भारी जल का अगर बात करेंगे तो 101 डिग्री सेल्सियस होता है। और भारी जल कहने का मतलब वह ड्यूटेरियम के उसको ऑक्साइड यानी कि H2O यानी कि ड्यूटेरियम यानी कि D2O यानी इसको होता है। और इसका अगर भार की बात करेंगे तो इसका भार क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, क्योंकि यह क्या है ड्यूटेरियम है। इसका ड्यूटेरियम का मतलब कितना है, एक का कितना होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। उसी तरह से ये 2 और 2 का कितना हो गया, तो 2 2 4 हो गया, क्या हो गया 4। उसी तरह से एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो इस तरह से आप इसका देख सकते हैं कि 16 4 कितना हो गया, तो 20 आपको इसका ड्यूटेरियम का मतलब ये भारी जल का भार होता है। और साधारण जल का अगर हमने बोला तो साधारण जल का आप याद रखिएगा ये 18 होता है। अब कैसे होता है 18, तो आप देख लीजिए वहाँ पे हाइड्रोजन का, क्योंकि जब हम लोग जल का फार्मूला लिखते हैं तो जल का फार्मूला होता है H2 होता है, H2 हो गया। तो इसका क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का क्या होता है, भार 1 होता है, यहाँ पे कितना है 2 है। उसी तरह से आपका ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 16 2 कितना हो गया आपको 18 हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना। जबकि भारी जल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मतलब ये नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में मंदक के रूप में, स्नेह के रूप में वो भी वहाँ पर प्रयोग करते हैं, याद रखना है ये चीज़। भारी जल का खोज किसने किया था, तो SC यूरे ने किया था। हालांकि लगभग कितना 7000 भाग में, 7000 भाग में क्या होता है कि एक भाग क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा भारी जल का प्राप्ति होती है, यानी साधारण जल में से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना है कि लगभग ये 17 मीटर होता है लगभग। वैसे इसका 16 दशमलव कुछ होता है समथिंग, लेकिन इसको 17 मीटर आपको जाना जाता है। तो याद रखें ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ध्वनि का। तो ध्वनि का याद रखिएगा सबसे अधिक किसमें होता है, तो आपको ठोस में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है, आपको ठोस में होता है। उससे कम वाला में आपको याद रखिएगा तो किसमें होता है, तो द्रव में होता है। और उससे कम किसमें होता है, तो गैस में होता है, यानी कि गैस से अधिक द्रव में हो गया, द्रव से ज़्यादा ठोस में हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जबकि ध्वनि क्या होता है कि निर्वात में आपका गमन नहीं करता है। कौन सा है, निर्वात में गमन आपको याद रखना है कि एकदम नहीं गमन करता है, यानी कहीं ना कहीं इसको गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम ही चाहिए। और माध्यम में अगर ठोस मिल गया तो सबसे अधिक यहाँ पे चाल होगा, उससे कम द्रव में, और उससे कम किस में होता है, तो गैस में आपको देखने को मिलेगा। और गैस से भी और निर्वात में चलेगा तो वहाँ तो नहीं ही मिलेगा। बात कर लेते हैं ध्वनि के ऊपर। तो ध्वनि कौन सा है, तरंग के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है कि ध्वनि कैसा है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा है कि अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखना होगा। यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग की विशेषता क्या होती है, तो यह क्या होती है कि यह सघन विरल के रूप में गमन करती है। किस माध्यम में, ये क्या हो गया एक तरह से यह आपका सघन वाला क्षेत्र हो गया। उसी तरह से ये वाला धीरे धीरे हल्का सा यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको दिखाते हैं। ये आपका क्या हो गया कि आपका ये विरल वाला क्षेत्र हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया आपका, ये सघन वाला क्षेत्र हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ पे फिर विरल आपको दिखेगा। तो इस तरह से सघन और विरल के रूप में आपको ध्वनि तरंगे गमन करती है। तो इस तरह से दो विरलों के बीच के दूरी को याद रखेगा, उसको क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। उसी तरह से दो सघन के बीच के दूरी को उसका भी मतलब तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी याद रखना है कि सघन और विरल के रूप में ध्वनि गमन करती है। और यह कैसी गमन करती है, तो याद रखना है कि क्षैतिज के रूप में गमन करती है। कैसा, तो क्षैतिज के रूप में गमन करता है। जबकि प्रकाश की अगर बात करेंगे तो प्रकाश याद रखना है कैसा है कि अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग है। वह क्या कहते हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रृंग करते हैं। सबसे ऊंचा वाला भाग को उठा वाला, नीचे वाला को क्या कहते हैं हम लोग की, गर्त कहते हैं। तो नीचे वाला को गर्त हो गया। तो याद रखना श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। कौन करता है, तो याद रखना है कि प्रकाश करता है। और प्रकाश को क्या कहता है हम लोग, तो अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं।
यहाँ पर भी दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच को क्या दूरी को कहा जाता है, इसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं हम लोग, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना, एक एंगस्ट्रम मीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसी तरह से परमाणु का आकार भी यही होता है, 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। यानी कि आकार को भी एंगस्ट्रम के रूप में ही हम लोग मापते हैं। अगर इसका बात करेंगे उसके तो इससे हमने आपको बता दिया कि इसका परमाणु का आकार के बारे में। यहाँ से अगर आप देखते हैं इस तरह से आपका परमाणु का आकार के बारे में बता दिया कि हमने 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन इसके परमाणु के एक नाभिक होता है। तो इस तरह से अगर आप नाभिक की अगर बात करेंगे तो नाभिक का आकार इसमें इससे भी छोटा है, यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी कि इसको फर्मी मीटर कहते हैं। तो याद रखने के इसको नाभिक को फर्मी में के रूप में जानते हैं, मतलब ज्ञात करते हैं, मतलब और उसी तरह से इसका अगर बात करेंगे इस परमाणु का आकार के तो एंगस्ट्रम के रूप में हम लोग माप लेते हैं। 10⁻10 मीटर ये हो गया परमाणु का आकार, यानी कि मतलब परमाणु की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या कहेगा तो नाभिक वाला 10⁻15 मीटर होता है। अभी हम लोग चूंकि ध्वनि पर थे तो ध्वनि में हमें आपको बता दिया। अब ध्वनि पे वो बात कर लेते हैं किससे किसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ध्वनि पे याद रखिएगा प्रेशर का यानी कि दाब का प्रभाव कोई तरह के इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इस पर ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि दाब का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। बात करते हैं टेम्परेचर का, तो हाँ टेम्परेचर का तापमान पड़ता, मतलब इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। ताप घटने से ध्वनि का चाल आपको घट जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो याद रखिएगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का चाल क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो ये यहाँ से याद रखना है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं आर्द्रता के ऊपर, तो आर्द्रता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता के बढ़ने से क्या होता है कि ध्वनि का चाल बढ़ जाता है, और आर्द्रता के घटने से ध्वनि का चाल क्या हो जाता है कि घट जाता है। उसी तरह से जिस दिशा में क्या होते हैं कि मतलब ध्वनि चल रही होती है उस दिशा में हवा का अगर वेग बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, और जबकि उसके विपरीत के तरफ में अगर हवा बहेगा तो उसके क्या होता है, ध्वनि का चाल घट जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह से ध्वनि में याद रखना होगा। जबकि ध्वनि वायु में कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, यह आपको नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप निर्वात में तो जानबे करते हैं शून्य होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है तो 260 मीटर प्रति सेकेंड देखने को मिलेगा। भाप में 405 डिग्री सेल्सियस होता है, और लोहा में आपको याद रखेगा 5130 होता है, 5130 होता है। एल्युमिनियम में याद रखेगा 6004, मतलब इसको 420 यानी 6420 होता है। सबसे अधिक ध्वनि का चाल आपको इस बात में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने आपको बता दिया। जबकि ध्वनि में याद रखेगा सबसे VVI क्वेश्चन की इसमें ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है, ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती। बाकी इसमें भी प्रकाश की तरफ परावर्तन भी होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यक्तिकरण, सभी के सभी घटनाएं इसमें भी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है, और प्रकाश में जबकि ध्रुवन की घटना पाई जाती है। यही ध्रुवन की घटना इसको क्या करती है, अनुप्रस्थ नहीं बढ़ के इसको अनुदैर्घ्य के रूप में परिभाषित कर देता है। यही कारण से आपको ध्वनि क्या है कि अनुदैर्घ्य, अगर इसमें भी ध्रुवन की घटना पाई जाती है तो ये भी एक तरह का प्रकाश क्या, ध्वनि भी क्या हो जाता है कि अनुप्रस्थ ही हो जाता है, तरंग प्रकाश के भांति के समान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान के क्या होता है कि मिर्चिका हमें दिखाई देती है। तो ये क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मिर्चिका बनता है। साथ ही साथ हीरा क्यों चमकता है, तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपको वहाँ पर दिखेगा कि हीरा चमकता है। ये जब मिर्च जब बनता है तो वहाँ पर लगता है कि जैसे पानी वगैरह ऐसे बना हुआ है। तो वहाँ रेगिस्तानी वगैरह क्षेत्र में देखिएगा काफ़ी दूर तक में गर्मी के दिनों में लगेगा कि आपको वहाँ पे कुछ पानी है, लेकिन वहाँ नजदीक जाइएगा तो आपको पानी नजर नहीं आएगा। उसी तरह से काफ़ी दूर तक जो रोड वगैरह रहता है उस पर भी आपको दिखेगा कि सामने पानी है, लेकिन वहाँ जाने के पश्चात पानी वगैरह नहीं दे। वही मतलब एक भ्रम पैदा हो जाता है मिर्च का जो बनता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन है कि ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो इसको फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसको फ्रीऑन याद रखिएगा, फ्रीऑन 12 के रूप में भी जाना जाता है। इसको फ्रीऑन 12 के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें से कौन सी गैस निकलती है तो CFC निकलती है। CFC यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आप देख लीजिए, अगर हम लोग CFC का फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो यहाँ से याद रखना है कि इसको CFC, हमने आपको क्या बोला CFC, यानी कि इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर फार्मूला की बात करेंगे यानी कि CCl2 और F2, यही इसका फार्मूला होता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रीऑन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो या फ्रीऑन में वो भी कैसा तो 12, या देखिए यानी कि क्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, फ्लोरो मतलब ये 2 फ्लोरीन और एक इस तरह से कार्बन। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग खींचना चाहेंगे तो इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं कि ये आपको क्या हो गया कि ये कार्बन हो गया, और ये कार्बन हो गया। इसके दो आसपास में क्या हो गया कि इस तरह से 4 मतलब उसमें से हाइड्रोजन जो जुड़ते थे, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इस तरह से 2 आपको यहाँ पे क्लोरीन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका बंधन में ये बन जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया, और फार्मूला हमने आपको बता दिया CCl2 F2, इसको फ्रीऑन गैस के भी नाम से जानते हैं।
चलिए, और हालांकि यह ओजोन के लेयर के लिए CFC काफ़ी क्या होते हैं, नुकसानदायक पहुंचाता है। हालांकि ओजोन की अगर बात करेंगे तो डॉप्सन से हम लोग मापते हैं। ओजोन के लेयर को डॉप्सन की इकाई से माप की जाती है। और ओजोन की परत सबसे अधिक याद रखिएगा क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो क्षोभ मंडल में आपको क्या होता है कि क्षोभ मंडल में ये पहले तो सॉरी क्षोभ मंडल का है, समताप मंडल में यहाँ पे आपको कहीं मतलब ये क्या होता है, ओजोन के लेयर समताप मंडल में, और भी समताप मंडल में कहाँ पे? सबसे ऊपर वाला क्षेत्र में आपको समताप मंडल में दिखाई देगा ओजोन के लेयर, जो कि कहीं ना कहीं परावैंगनिक किरणों को क्या होता है कि वो रोकती है। और ये रोकने के पश्चात ही क्या हो जाता है कि आपको क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें धरती पर नहीं आ पाती, जिसके कारण मनुष्य को स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं। जबकि ओजोन का हम बोल रहे हैं तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। O3 कहने का मतलब इस तरह अगर हम लोग बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डबल हो जाता है और एक सिंगल हो जाती है, यानी कि इसमें आपको 2 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, साथ ही साथ एक पाई बॉन्ड इसमें देखने को मिलेगा। याद रखना है कि ओजोन में 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। हालांकि ओजोन से संबंधित जो हो गया था, मतलब जो प्रोटोकॉल वगैरह बना हुआ है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा कब बना है, तो 1987 में। याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन के लेयर को ही सुरक्षित करने के लिए किया गया। और ये कहाँ मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है, तो कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। मॉन्ट्रियल शहर जो है वह कनाडा में है। और यह और साथ ही साथ वियना, याद रखिएगा वियना प्रोटोकॉल 1985 में आया था, वह भी यानी कि ओजोन से लेयर से ही संबंधित है। ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। तो इधर अगला क्वेश्चन हम लोग को ये कहता है कि हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं, तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे होते हैं, क्योंकि ये आपका देख लीजिए यहाँ पे आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे ये आपका हीलियम हो गया, इसके परमाणु संख्या 2 हो गया, उसके भार कितना होते हैं, तो 4 होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें प्रोटोनों की संख्या कितना हो गया, तो ये नीचे की तरफ में तो 2 हो गया। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे एथी में तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो हालांकि इलेक्ट्रॉन भी आपको कितना हो गया, 2 हो गया। अब बात है यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या हो जाता है कि भार में से यहाँ पे संख्या को घटाया जाता है। इस तरह से आपको क्या हो जाती है कि आपको निकल जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन 2, तो न्यूट्रॉन 2 हो गया, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन आपको 2 हो गया, उसी तरह से प्रोटोन 2 हो गया। तो ये हीलियम का हो गया। और हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके क्या होता है, गोताखोर वगैरह समुद्र में जाते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करेगा तो याद रखिएगा, जैसे आपका शब्द ऊंचाई में आएगा तो ऊंचाई पर याद रखिए, जो एवरेस्ट वगैरह पर लोग मतलब चढ़ते हैं तो वैसे सिलेंडरों में याद रखिएगा हीलियम वहाँ पे नहीं भरा हुआ रहता है, बल्कि ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ में उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। तो ये ऊंचाई के साथ में, जबकि अगर समुद्र के गोताखोरों में अगर जा रहे हैं लोग नीचे की तरफ में, तो वहाँ पे क्या होगा कि हीलियम के साथ में क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन का लेकर जाते हैं ये सिलेंडर वगैरह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हालांकि हीलियम के खोज करता कौन है, तो लोकियर, और हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश है। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन की सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है। और सबसे भारी के बारे में बता रहा है, यानी कि इसका अगर बात करते हैं तो ये होता है संकेत U होता है, इसके परमाणु संख्या 92 होती है, इसके परमाणु भार कितना होता है, 235 होता है। एक और इसके समस्थानिक भी होता है यूरेनियम, इसके 2 समस्थानिक होते हैं, एक 92 हो गया और एक 239, मतलब ये हो गया, ये 238 हो गया। तो याद रखिएगा, तो ये आपको यहाँ पर आपको इन दोनों में से याद रखिए सबसे ज़्यादा प्राकृतिक मात्रा में ये यूरेनियम 238 है, ये वाला सबसे ज़्यादा 99 कुछ % ये मिलता है। और 1% से भी कम यूरेनियम 235 है। यही नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूरेनियम 235 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ तरफ से आपको याद रखना होगा। यह यूरेनियम जो है काफ़ी ज़्यादा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग है, इसी से तो बिजली वगैरह बन रहा है। अगर सोचिए यही 38 वाला क्या होता है, 99% जो है, जो कि पृथ्वी पर अगर इसी से ऊर्जा बन रहा होता तो आज धरती पर कब का ऊर्जा संकट वगैरह ये सब चीज़ खत्म हो जाता है और भविष्य में बहुत आगे के लिए रहता था। इसलिए भविष्य के ईंधन के रूप में भी यूरेनियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कहता है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है, तो याद रखना है कि उसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है कि स्टील कठोर हो जाते हैं, इसको हार्डनिंग प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि कठोरीकरण इसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की स्टील होता क्या है कि, यानी कि जैसे लोहा में उसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन मिला जाता है तो स्टील हो जाता है, और उसको और कठोर बनाने के लिए क्या हो जाता है कि उसमें सहित ही क्रोमियम मिला देते हैं तो उससे हो जाते हैं। उसका याद रखेंगे स्टील से भी ज़्यादा कठोर आपको स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जंग वगैरह जल्दी नहीं लगता है। तो याद रखना है स्टील में लोहा और कार्बन होता है और उसमें और कठोरता मिलाने के लिए क्या हो जाता है, आपको क्रोमियम मिला दी जाती है, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा मजबूती भी आ जाता है। और सबसे अधिक प्रत्यास्थता की अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील ही होता है। मतलब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा तो वह ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। यह भारी मशीनों में स्नेहक मतलब इसको आप जानने करते हैं, यानी कि ग्रीस के रूप में भी आप जान सकते हैं, इनकी ग्रीस के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अब ग्रेफाइट है तो इसमें तो संग्रहण की याद रखेगा, तो इसमें sp2 संग्रहण पाया जाता है। और इसका मतलब इसका कैसा होता है, तो इसका आकृति कैसा होता है, तो हेक्सागोनल होता है। याद रखना इसका आकृति कैसा होता है, तो हेक्सागोनल यानी कि षष्ठकोणीय होता है, sp2 होता है। और यह एक अपवाद
अपवाद है। कैसा है? अपवाद है, क्योंकि यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। स्नेहक के रूप में साथ साथ यह बैटरी के वगैरह में इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पेंसिल में भी इसका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें याद रखना होगा इस तरह से। यह कैसा है? तो कार्बन का ही अपरूप है। क्या है? ग्रेफाइट हो गया। जबकि यह एक अपवाद यानी अधातु होते हुए भी क्या है कि आपको विद्युत का सुचालक के रूप में आता है। उसी तरह से अगर हीरा की बात करेंगे तो हीरा जबकि उसका चतुष्फलकीय होता है, यानी कि मतलब उसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। और उसमें हीरा में याद रखिएगा sp3 पर संघनन पाया जाता है। और उसका क्रांति को और उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 ये अपवर्तनांक होता है हीरा का। और इसका क्रांति कोण अगर बात करते हैं हम लोग तो क्रांति कोण याद रखिएगा आपका कितना हो जाता है कि अभी हमने अपवर्तनांक देखा 2.42 हो गया। तो इस तरह से अगर इसका बात करें क्रांति कोण तो 24, इसका याद रखेगा 24 डिग्री। इस तरह से 4 मिनट का ये क्रांति कोण होता है हीरा का। हालांकि हीरा प्रकृति में सबसे कठोर के रूप में जाना जाता है, मतलब पदार्थ के रूप में। और उसके अलावा कार्बन का अपरूप एक और है फ्लोरीन होता है। उसको फ्लोरीन यानी कि उसको 60 कहते हैं, जो कि पृथ्वी के ग्लोब के समान यानी कि कहीं ना कहीं वह एक फुटबॉल के समान दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन करा गया है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो याद रखना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील वह कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। यह फ्लोरीन होता है। और हाइड्रोजन किसको कहा गया है? तो 17 वाला वर्ग को कहा गया है। जो 17 वाला ये जो वर्ग है तो उस तरह से ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं। तो इस तरह से आपका फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और नीचे की तरफ में एस्टेटिन होता है। तो और सबसे अधिक फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन। लेकिन अगर बंधुत्व की बात करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किसमें होता है? तो सबसे अधिक आपको याद रखना होगा कि क्लोरीन में होता है इलेक्ट्रॉन बंधुत्व। लेकिन अभी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्शन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में ही है। और ऊपर से फ्लोरीन क्लोरीन ये क्या है? दोनों गैस है। उसी तरह से ब्रोमीन आपको अधातु होते हुए भी एक द्रव है, अपवाद में। और उसका आयोडीन और एस्टेटिन आपको ये दोनों के दोनों क्या होगा? आपको ठोस मिलेगा। यानी कि पहले गैस, उसके बाद में द्रव और द्रव के बाद में यहाँ पे ठोस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग का कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर के मतलब ऐसी क्या होता है कि चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहता है? कि आपको वायुमंडल कहा जाता है। क्या? और गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। लेकिन अगर यही कहता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का न कह के अगर आकाश कह देता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कि ब्रह्मांड कहते हैं। और ये कह रहा है कि वायुमंडल में जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपको 21% ऑक्सीजन होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आर्गन गैस 0.93% आर्गन होता है। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मतलब देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो कहीं ना कहीं सीधे से टकराएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।